नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता विशाल। वक्त हो गया 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। चीनी महंगी ना हो, इसके लिए सरकार ने गन्ने के जूस से एथेनॉल बनाने पर लगाई रोक, नोटिफिकेशन जारी। इस बार बजट से बड़े ऐलान की उम्मीद नहीं, सीआईआई इवेंट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 1 फरवरी को वोट ऑन अकाउंट और जुलाई में आएगा पूरा बजट। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में कंसोलिडेशन, 7 दिनों की तेजी के बाद सेंसेक्स निफ्टी गिरावट पर बंद, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर। एनर्जी पीएससी शेयरों में रही खरीदारी, एफएमसीजी, मेटल, आईटी, बैंकिंग शेयरों में रहा दबाव। मीडिया सेक्टर में मेगा मर्जर, नेटवर्क 18 में होगा टीवी 18 ब्रॉडकास्ट और E18 का मर्जर। टीवी 18 के 172 शेयरों पर मिलेंगे नेटवर्क 18 के 100 शेयर। विलय के बाद नेटवर्क 18 होगा देश का सबसे बड़ा न्यूज मीडिया पावर हाउस। तेलंगाना के नए सीएम बने रेवंत रेड्डी, 12 मंत्रियों ने ली भी शपथ। सोनिया राहुल रहे मौजूद, पीएम मोदी ने दी बधाई, राज्य की तरक्की में मदद का किया वादा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में लगे मोदी के नारे, पीएम ने राज्यों में जीत को बताया कार्यकर्ताओं की मेहनत और टीम वर्क का नतीजा। सीएनबीसी आवाज की बादशाहत बरकरार, मार्केट के दौरान मेगा सिटीज में 57.6% मार्केट शेयर। बात हो बाजार की तो लोगों का भरोसा सीएनबीसी आवाज। और खबरों की शुरुआत करेंगे चीनी से, जो महंगी ना हो इसके लिए सरकार ने गन्ने के जूस से जो एथेनॉल बनता था उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसका फैसला सरकार की तरफ से लिया गया, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आखिरकार क्या है ये पूरा फैसला और उसके पीछे की वजह क्या है, ये जानने के लिए चलते हैं। लक्ष्मण जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके पास। लक्ष्मण जी बताएं जरा, सरकार ने जो ये फैसला लिया है इसके पीछे की वजह क्या कुछ है? देखिए, जो सरकार ने फैसला लिया है उसके मुताबिक गन्ने के जूस से अब एथेनॉल नहीं बनाया जाएगा और ये चालू जो सीजन है 2023-24 उसके लिए फैसला लिया गया है। और इस फैसले से क्या होगा कि करीब 21.4 लाख टन चीनी के बराबर का एथेनॉल जो है वो बन जाता गन्ने के जूस से। तो अब वो 21.4 लाख टन चीनी बनेगी, एथेनॉल नहीं बनेगा। इस फैसले का मतलब ये हुआ। लेकिन इस फैसले में एक बात ज़रूर कही गई है कि बी हैवी मोलासेस से जो है वो एथेनॉल बनना जारी रहेगा। बता दूं कि गन्ने से 2 तरीके से एथेनॉल बनता है। एक, गन्ने का जो जूस होता है उस जूस को चीनी बनाने की बजाय आप एथेनॉल बना लीजिए उससे, तो उस पर तो रोक लग गई। अब दूसरा होता है कि गन्ने के जूस निकाल लीजिए, जूस से चीनी बना लीजिए और फिर जो गन्ना का बच जाता है मोलासेस, उस मोलासेस से एथेनॉल बनाइए, तो वो जारी है, क्योंकि उस मोलासेस का फिर चीनी बनाने में इस्तेमाल नहीं होता था। अब इस फैसले से जो चीनी की उपलब्धता है घरेलू बाजार में, करीब 21 लाख टन चीनी अब ज़्यादा घरेलू बाजार में रहेगी। अब इस फैसले के पीछे असली वजह यह है कि चीनी के उत्पादन में कमी की आशंका थी। इस कमी की आशंका को देखते हुए चीनी की कीमत बढ़ने की आशंका थी। अब चुनावी सीजन में सरकार किसी भी कीमत पे चीनी की कीमतें बढ़े, ये जोखिम राजनीतिक तौर पर नहीं ले सकती है। तो घरेलू बाजार में चीनी के दाम काबू में रहें, इसलिए फैसला लिया गया है। दरअसल इस्मा, जो कि चीनी उत्पादन कंपनियों का संगठन है, उसके मुताबिक 2023-24 में पिछले साल के मुकाबले 8% कम चीनी का उत्पादन होना है। अब इस 8% कम चीनी का उत्पादन होगा, ऊपर से अगर ये पाबंदी नहीं लगाई जाती तो कुल मिलाकर बता दूं कि गन्ने से 30 से 35 लाख टन चीनी के बराबर का एथेनॉल बन जाता है। तो अब उसका कुछ हिस्सा अब चीनी बनाने में इस्तेमाल होगा, तो चीनी की उपलब्धता बनी रहेगी। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है और इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब ये तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। बता दूं कि इसके लिए 1 नवंबर से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने टेंडर जारी कर दिया था। चीनी कंपनियों ने इसकी सप्लाई करनी भी शुरू कर दी थी। अब ये सारी सप्लाई रुक जाएगी, उस टेंडर पर फिलहाल रोक लग जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और अब बात करेंगे बाजार की। आज वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में कंसोलिडेशन रहा। इस कंसोलिडेशन के साथ साथ बाजार आज गिरावट पर बंद हुआ है। सेंसेक्स 132 अंक गिरकर 69,522 पर बंद हुआ। निफ्टी की अगर बात करें तो ये 37 अंक गिरकर 20,901 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा जो खरीदारी रही वो एनर्जी, सीपीएससी, पीएससी शेयरों में रही। एफएमसीजी, मेटल, आईटी और बैंकिंग शेयरों में आज थोड़ा दबाव देखा गया।
बाजार में सरकार राज चल रहा है, सरकार बेहद असरदार है। हम बात कर रहे हैं सरकारी कंपनियों की। पीएसयू के बाहुबल ने सबके होश यहां पर उड़ा दिए हैं। निवेशक तो मालामाल इससे हुए ही हैं, सरकार को भी छप्पड़ फाड़ पैसा इससे मिल रहा है। सरकारी कंपनियों ने सरकार की झोली कैसे भरी है, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। सुमित, बताएं जरा क्या कुछ है डिटेल्स आपके पास इस पर। आमतौर पे हम बातचीत करते हैं कि देश के बड़े कॉर्पोरेट घरानों में से किस घराने में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया, लेकिन 2023 में ये सिचुएशन कुछ और पलटते हुए दिखाई पड़ी। दरअसल इस बार बाजार के सरकार जो है वो खुद सरकार बनते हुए दिखाई पड़ी है। यानी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू 2022 के अंत तक करीब 23 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि अब रफली 32 लाख करोड़ पहुंचते हुए दिखाई पड़ी। यानी कि करीब 9 लाख करोड़ का इजाफा, मोटा मोटा 40% के आसपास की बढ़त उनके पोर्टफोलियोज में आते हुए दिखाई पड़ी है। दरअसल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की करीब 80 कंपनियों के अंदर हिस्सेदारी है और ये छोटी बड़ी हिस्सेदारी के तौर पर वो होल्ड करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली के तौर पे। और 2023 में उनके जो ओवरऑल पोर्टफोलियो की वैल्यू है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग की वैल्यू है, वो करीब 40% के आसपास बढ़ी है। इसमें करीब 15 कंपनियां ऐसी भी हैं जिनकी मार्केट कैप में मिनिमम 20,000 करोड़ से ज्यादा का एक इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ा, और 17 कंपनियां ऐसी भी हैं जहां पर 100% से ज्यादा का रिटर्न महज इस साल के दौरान ही आता हुआ दिखाई पड़ा है। एक एक करके तमाम सूची आपकी स्क्रीन पर आएगी, जहां पर जोरदार तेजी देखने को मिली। सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर पीएफसी करीब 235% की एक शानदार तेजी यहां देखने को मिली। इरकॉन 188% का बड़ा उछाल यहां रहा। मझगांव डॉक में करीब 167% के आसपास की तेजी, और आईटीआई ये भी करीब 162% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। आरवीएनएल एक ऐसी रेलवे की शानदार तेजी में रहा, करीब 150% की तेजी यहां रही। और एसजेवीएन जैसे स्टॉक जो कि इतने सालों में नहीं चला, करीब 150% की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। कोचिन शिपयार्ड करीब 150% का एक शानदार इजाफा यहां पर भी होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा वो कंपनियां जिन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग के अंदर एक बड़ा मार्केट कैप एडिशन किया, उसमें सबसे बड़ा सरप्राइज रहा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एचएएल। करीब 2 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप पहुंचते दिखाई पड़ रही, 70,000 करोड़ का एडिशन यहां रहा। एनटीपीसी में 57,000 करोड़ रुपए के आसपास का एडिशन सरकारी हिस्से में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। 50,000 करोड़ बढ़ाए कोल इंडिया ने, जहां पर डिविडेंड पेइंग कंपनी तो ये रही, लेकिन एक शानदार तेजी इस साल देखने को मिली, जिसके दम पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग 50,000 करोड़ रुपए और बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। पीएफसी करीब 50,000 करोड़ रुपए के आसपास का इजाफा यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा, और साथ ही साथ 50,000 करोड़ रुपए आईआरएफसी के अंदर भी बढ़ते हुए दिखाई पड़े, तो एक अच्छी तेजी यहां भी रही। इसके अलावा 41,000 करोड़ रुपए के आसपास का इजाफा ओएनजीसी, और 38,000 करोड़ रुपए के आसपास का इजाफा एलआईसी जैसे स्टॉक के अंदर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक बढ़िया शानदार एडिशन मेगा कैप, लार्ज कैप इन स्टॉक्स के अंदर देखने को मिला, और इस बार की बाजार की सरकार बनी खुद सरकार। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित। लेकिन आज जो दिन अच्छा नहीं रहा वो पेटीएम के लिए नहीं रहा, जिसके शेयर 16% से ज्यादा आज गिर गए। दरअसल लोन को लेकर कंपनी की जो स्ट्रैटेजी है वो बाजार को पसंद नहीं आ रही है। आखिरकार पेटीएम में क्या हुआ है ऐसा, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत। हर्षदा जी, बताएं जरा कि पेटीएम के साथ आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। आज बाजार खुलने के साथ ही पेटीएम को जोर का झटका लगा, स्टॉक 20% के लोअर सर्किट पर आया। दरअसल कंपनी ने कहा है कि वो अब छोटे टिकट साइज वाले लोन्स पर कम फोकस रखने वाली है। छोटा लोन यानी कि 50,000 से कम वाले लोन पर कंपनी का कम ध्यान रहेगा, और ये वो एरिया है जहां पर कंपनी सबसे ज्यादा वॉल्यूम में काम करती है। इसके सामने कंपनी 3 से 7 वाले लोन्स को ज्यादा पुश करती हुई दिखाई देगी। अब ये स्टांस क्यों कंपनी बदल रही है? दरअसल हाल ही में आरबीआई ने जो कंज्यूमर क्रेडिट के अनसिक्योर्ड लोन्स पर चेतावनी दी थी और कहा था कि यहां पर रिस्क वेट्स बढ़ने चाहिए, जो 100% का रिस्क वेट था बढ़ाकर आरबीआई ने कहा ये 125% रहेगा। उसके बाद दरअसल 50,000 से कम टिकट साइज वाले लोन्स पर ये गाज गिरती हुई दिखाई दे रही है। अब इसका असर क्लियरली पेटीएम पर भी आता हुआ दिखाई देगा। यहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम कंपनी कमा रही थी। ध्यान दीजिए कि ये बाय नाउ पे लेटर वाली कैटेगरी के लोन्स हैं, और अपने पूरे लोन पोर्टफोलियो का कंपनी करीब 50% हिस्सा बीएनपीएल से ही लेकर आती है। यहां पर 1.28 करोड़ कस्टमर्स कंपनी के हाथ हैं, और पिछले क्वार्टर में लगभग 7,000 रुपए प्रति कस्टमर इन्होंने ये बीएनपीएल लोन्स बांटे थे। अब इसके सामने कंपनी क्लियरली 3 से 7 लाख वाले लोन्स यानी कि पर्सनल लोन्स और मर्चेंट लोन्स पर अपना फोकस बढ़ाएगी। एक चीज अच्छी है इन पर्सनल और मर्चेंट लोन्स में कि यहां पर एक तो अवधि का पीरियड
लगभग 13 महीने यानी कि 1 साल से 1.5 साल के बीच रहता है। यहां पर इन प्रोडक्ट्स पर कंपनी के पास पॉसिबिलिटी है ज्यादा कमीशन भी कमाने की, लेकिन हां वही सवाल है कि वॉल्यूम कितना जनरेट कर पाएगी। यही नहीं, कंपनी के लेंडिंग पार्टनर्स भी कह रहे हैं कि कंपनी को अब ज्यादा कोलैटरल देने की जरूरत होगी। कोलैटरल के तौर पर अब तक 5% दिया जाता था FLDG के तहत, अब 5% से ज्यादा फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी कंपनी को अपने पार्टनर्स जैसे कि आदित्य बिरला कैपिटल के पास रखनी होगी। ये एक और चीज है जो कंपनी के ऑपरेशनल कॉस्ट पर इंपैक्ट डाल सकती है, लेकिन क्लियरली छोटे लोन से दूर हटने को लेकर ही आज स्टॉक को लगा है झटका। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए हर्षिता जी आपका। और CII इवेंट के मौके पर FM ने कहा है कि इस बार बजट में ज्यादा बड़े कुछ ऐलान होने की उम्मीद ना करें। सिंगापुर के बिजनेस चैम्बर हेड ने वित्त मंत्री से ये सवाल पूछा था कि क्या आप 1 फरवरी को ऐसा बजट पेश करेंगे जिसमें बिजनेस कम्युनिटी नाटू पर डांस करेगी। इसी के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि वो रंग में भंग तो नहीं डालना चाहती, लेकिन वोट ऑन अकाउंट की एक परंपरा है, इसके मुताबिक नई सरकार आने तक के खर्चे की अनुमति ली जाएगी। बड़े ऐलान फिलहाल नहीं होंगे। I'm not going to play a spoiled sport, but it is a matter of truth that the 1st February 24 budget that will be announced will just be a vote on account, because we are in an election mode. An election happens during the summer, the coming summer. So the budget that the government presents will just be able to, or would just be a budget to meet with the expenditure of the government till a new government comes to play. So, and that budget, following the British tradition, is called vote on account. So no spectacular announcements are made at that time. So you may have to wait till after the new government comes in July will be the next full budget. और अब बात करेंगे वंदे भारत ट्रेनों की। देश में जो वंदे भारत ट्रेन चल रही है उनमें सुविधाओं का विस्तार होने जा रहा है। इसके लिए रेलवे बाकायदा एक पॉलिसी बना रही है और इसके तहत जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए निजी कंपनियों को टेंडर देगी एक तरीके से गवर्नमेंट। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दीपाली हैं, उनसे जुड़ते हैं। दीपाली, बताएं जरा, वंदे भारत का सफर क्या अब और सुहाना होने जा रहा है? देखिए, अभी जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वंदे भारत, उसमें जो सर्विसेज मिलती है वो मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के मुकाबले काफ़ी अलग है। लेकिन अब ये जो सर्विसेज है ये और भी ज़्यादा एडवांस होने जा रही हैं। इसके लिए बाकायदा एक पॉलिसी बनाने पर रेलवे विचार कर रहा है और इस पॉलिसी में किया जाएगा कि एक सर्विस प्रोवाइडर का सिलेक्शन किया जाएगा टेंडर प्रक्रिया के जरिए, और जो सर्विस प्रोवाइडर होगा वही होल सोल इंचार्ज होगा ट्रेनों में साफ सफाई, खान पान और दूसरी जो वैल्यू एडेड सर्विसेज है यात्रियों को देने के लिए। इतना ही नहीं, बाकायदा हर एक ट्रेन में ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी। ये जो ऑफिसर है ये जब तक ऑन रूट ट्रेन रहेगी उसमें अगर किसी यात्री को शिकायत होती है खान पान से जुड़ी, हाइजीन से जुड़ी या फिर कोई दूसरी आवश्यकता होती है, उसका निपटारा ये ऑफिसर करेगा। बताया जा रहा है कि इस तरह की पॉलिसी जो बनाई जाएगी उससे पहले इस पूरे जो इसके नियम हैं उनको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जाएगा। साउथ में जो 6 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं वहां पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये पूरी पॉलिसी का जो शुरुआती फेज है वो काम करेगा, और अगर पूरा जो इनका इम्प्लीमेंटेशन है सफल रहता है तो इसे आगे पॉलिसी का रूप भी दिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए दीपाली आपका। और अब बात कांग्रेस की, जिसकी जबरदस्त जीत के बाद तेलंगाना को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। रेड्डी तेलंगाना के पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। उनके शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। रेड्डी के साथ साथ 12 मंत्री भी हैं जिन्होंने आज शपथ ली। इसमें भट्टी विक्रमार्क मल्लू, साथ में उत्तम कुमार रेड्डी, सी दामोदर नरसिम्हा, कोमाटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी और डी श्रीधर बाबू के नाम शामिल हैं। यहां पर भट्टी विक्रमार्क मल्लू को डिप्टी सीएम बनाया गया है।
दूसरी तरफ बीजेपी तीनों राज्यों में प्रचंड जीत के बाद अभी तक मुख्यमंत्री के नाम पर वहां मंथन चल ही रहा है। सबसे ज्यादा हलचल तो राजस्थान में है, इसके बाद मध्य प्रदेश को लेकर भी हलचलें तेज हैं। यहां मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है। वसुंधरा राजे दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए समय भी मांगा है। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी नड्डा से समय मांगा है। बाबा बालकनाथ ने अमित शाह से मुलाकात की है और पूरा सस्पेंस इन तीनों ही राज्यों को लेकर फिलहाल बरकरार है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को कब मिलेगा मुख्यमंत्री? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा, शाम 7:57 पर। और आज संसद भवन परिसर में बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। बैठक में प्रधानमंत्री के पहुंचते ही बीजेपी सांसदों ने खड़े होकर तालियां बजाईं और स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी जी का स्वागत है के नारे लगाए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। पीएम मोदी का सम्मान बीजेपी को 3 राज्यों में मिली प्रचंड जीत के लिए किया गया। इस दौरान बीजेपी सांसदों ने मोदी है तो जीत की गारंटी है के नारे भी लगाए। एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके सामने आज रखा है, वो है कांग्रेस सरकार में रहते हुए 40 बार उन लोगों ने रिपीट मैंडेट का कोशिश की, लेकिन वो सक्सेस हुआ 7 टाइम्स, ओनली 18%। बीजेपी 39 टाइम प्रयास किया सरकार में रहते हुए रिपीट मैंडेट के लिए, 22 टाइम हम सक्सेस हुआ है, 56%। तो कुछ ऐसा माहौल था संसदीय दल की जब बैठक चल रही थी उस दौरान का। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि तीनों राज्यों में जो बड़ी सफलता मिली है ये सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। उन्होंने कहा कि लोगों से जुड़ने के लिए जनता के बीच जाकर मोदी जी की गारंटी नहीं, मोदी की गारंटी बोलिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार में रहते हुए जब कांग्रेस पार्टी को राज्यों में 40 बार चुनाव का सामना करना पड़ा तो उसे केवल 7 बार सफलता मिली है, जबकि बीजेपी को 39 बार दोबारा जनादेश मांगने का मौका मिला है और 22 बार बीजेपी को सफलता मिली। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहे हमारे साथ। और अब बात करेंगे गुजरात की, जहां के गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव की शुरुआत हो चुकी है। इसमें गुजरात के कई सारे यूनिकॉर्न भी शामिल हुए हैं। आगे भारत में स्टार्टअप के भविष्य और सरकार के एक्शन प्लान पर डीपीआईआईटी के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। आप भी सुनिए। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया का लॉन्च किया था 2015 में, उसके बाद से आज तक स्टार्टअप्स जो रजिस्टर्ड हैं डीपीआईआईटी के वेबसाइट में, उनकी संख्या 42 से बढ़कर करीब 1,14,000 आज के दिन में रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हमारे पोर्टल पे हैं। हमारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और उसमें जो डेली ग्रोथ हो रहा है, उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है हर दिन, वो ग्लोबल लेवल पे सबसे हाईएस्ट है, सब दुनिया में सबसे आगे है। भारत सरकार स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कितना बजट इस बजट में आवंटित करेगी और यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या कितनी है और कितनी बढ़ेगी? हमारे देश में आज के दिन में एक सीड फंड का स्कीम है बहुत बड़ा, करीब 1000 करोड़ का, और एक सिडबी के द्वारा हम जो चलाते हैं एक फंड ऑफ फंड स्कीम है जिसमें करीब 10,000 करोड़ रुपए का की व्यवस्था है आज के दिन में। वो करीब सारा कमिट हो गया है और उसमें आगे हम रिप्लेनिश करके इसको और बड़े स्टेज पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम भविष्य में जो डीप टेक स्टार्टअप्स हैं जिनको ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत होती है, उनकी आवश्यकताएं भी हम पूरा कर सकें। और अब बात डायबिटीज के, जिसके 20% मरीजों की आंखों की रोशनी कम होने या पूरी तरीके से खत्म होने का खतरा होता है। डायबिटीज और आंखों का क्या है कनेक्शन? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा, शाम 5:57